नेक्स्ट हेडिंग दे दो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ना, नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, अरे आर्सेनिक, एंटीमनी आर्सेनिक और बिस्मथ ना। ये तो पता होगा, NPS, ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकारी ना। ये तो नाना पाटेकर, ये भी तो है ना, तो नाना पाटेकर, एक्सोरिया सब बीमार भी है। जो भी जैसे भी याद करते हो उसका टेंशन है नहीं, जैसे भी याद कर लीजिए, याद होना चाहिए, ऐसे याद रहता है ये। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ना। तो ये देखो, ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होता है। N और P जो है वो नॉन मेटल होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है वो मेटलवाइट्स होता है। और जो बिस्मथ होता है वो मेटल होता है, ये मेटल होता है। ठीक, ये बात पता है। ये जो होता है वो, ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं वो N2 और P4 में मिलते हैं। नाइट्रोजन N2 में मिलेगा और फास्फोरस P4 में मिलेगा। नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है, और ये जितने भी होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन गैस होता है और अदर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ये कुछ बातें, छोटी सी बात। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन मेटल, नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलवाइट्स, बिस्मथ मेटल। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। और N2 गैस होता है, P4 सॉलिड होता है, और अदर जितने भी होते हैं सब सॉलिड होते हैं। तो N2 गैस, P4 सॉलिड। सर ये तीनों, सर नीचे के तीनों पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, मतलब खुद तीनों पॉलीमेरिक फॉर्म रहते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन डाइमर के फॉर्म में होता है, और फास्फोरस टेट्रामर के फॉर्म में होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर एक जैसे ये जनरली होता है कि ऑलवेज होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं सर वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटलाइक होगा वो एसिडिक बेसिक दोनों होगा, मेटल जो होंगे बेसिक होंगे? ये जनरल होता है, ये ऑलवेज नहीं है सही। जैसे आपने इसके पहले जर्मेनियम वाला देखा था, तो जर्मेनियम हाँ वाला सर। GeO और GeO2 क्या था? ये एसिडिक था ना। हाँ लेकिन होता मेटलॉइड से ही है। मेटलवाइट्स है तो वो एसिडिक नेचर का था, उसमें एम्फोटेरिक यस नेचर नहीं था। तो ये जनरल शब्द होता है, इसको आप ऑलवेज शब्द नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होगा, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, और ये इस तरह से ना, ये क्लियर है? और यस जनरल यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसा होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो NH2NP3 ना। NH2NP3, जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो 2s2 2p3, फास्फोरस है तो 3s2 3p3, ऐसे ही चलेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? ये तो आसान है सब कुछ। अब आते हैं पॉइंट्स 5, एटॉमिक साइज पे बात करते हैं, या एटॉमिक रेडियस पे बात करो। एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा? एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा बताओ? टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और ये कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं है यहाँ पे। यस सर। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विदाउट एक्सेप्शन ना, कोई एक्सेप्शन नहीं, जो होना था वो होगा। तो ये कम प्रॉब्लम करेगा आपको। नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ा कम एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और देन बिस्मथ, ऐसा ऑर्डर होगा ना। चलिए दूसरा ऑर्डर की बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर की बात करें एटॉमिक रेडियस के बाद, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करो। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी जी टॉप सर। टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सबको पता भी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटता है, ये बात पता है सबको? इसमें कोई सही प्रॉब्लम बात। है क्या?
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नो रहेगा। सर। इसके बेसिस पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। तीसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? तो नाइट्रोजन का डाउन द ग्रुप घटेगी। हाँ, डाउन द ग्रुप घटेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप घटता है, तो ये डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसा कि होता है सेम ऑर्डर फॉलो होगा, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं रहेगा। एन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। कहीं कहीं पे एंटीमनी और बिस्मथ का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बताया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इनका। एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर ही होता है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओगे क्या? सर मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप घटेगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो वो आगे घटेगा। सब पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, पॉलीमर जी फॉर्म सर। में एग्जिस्ट करने के कारण टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना है ना, जनरली लेकिन होगा यहाँ पे जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज। टॉप टू बॉटम इंक्रीज में क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। और एंटीमनी और बिस्मथ में देखो यहाँ पे क्या है कि ये सब पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस होगा क्योंकि P4 हो गया, और आर्सेनिक उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि पॉलीमर हो गया। अब इन एंटीमनी और बिस्मथ भी पॉलीमर होते हैं, लेकिन ये मेटालिक पॉलीमर होता है। ये जो आर्सेनिक होता है वो कोवलेंट पॉलीमर होता है, ये वाला कोवलेंट पॉलीमर होता है, कोवलेंट होता है ये पॉलीमर। और उधर वाला पॉलीमर होते हैं लेकिन वो मेटल्स पॉलीमर होते हैं, मेटालिक पॉलीमर होते हैं, इसीलिए आर्सेनिक का ही ज्यादा होगा एंटीमनी और बिस्मथ। इसीलिए बोलते हैं कहीं कहीं पे किताबों में लिखा रहता है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, तो फिर डिक्रीज होने लग जाता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का ही होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये ऑर्डर लिख भी सकते हो, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इसके बाद आपका फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन, फास्फोरस देन नाइट्रोजन। ये है ऑर्डर आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे लिखा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही किताबों में दिया रहता है। तो क्यों बढ़ गया आर्सेनिक तक? देखो आपको क्लियर था कि जैसे जैसे पॉलीमराइज होगा, जैसे जैसे पॉलीमराइज होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉलीमर बनेगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ ये तीनों पॉलीमर होते हैं, लेकिन आर्सेनिक वाला कोवलेंट होता है, ज्यादा कोवलेंट होता है। तो कोवलेंट होने के कारण आर्सेनिक की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। याद करने के लिए क्या करो? याद करने के लिए कहो कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। और ये ऑर्डर भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है क्योंकि रीजन क्लियर होता है। आपको पता है कि जो पॉलीमर होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पॉलीमर कौन है? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो है मेटेलिक पॉलीमर है, इसीलिए उनमें जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। ओके, तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ पे याद करना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप मेल्टिंग जी सर। पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक। मेल्टिंग पॉइंट ये हाईलाइट कर लेना आप, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, एक्सेप्शन है ना थोड़ा सा, सीधा सीधा ऑर्डर नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर नहीं, तो याद करना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू arsenic and decreases up to bismuth, and decreases up to bismuth, decrease up to bismuth। देखो आर्सेनिक तक बढ़ता है और बिस्मथ से फिर घटेगा, मैं बिस्मथ तक घटेगा ना, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऐसे भी लिख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट के बाद पांचवा आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? डाउन द ग्रुप बढ़ेगी सर। यस, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सही रहता जी है। सर। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ लिख लीजिए डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगा। और ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये एक चीजें हो गई आपके पास। ये ऑर्डर आपका हो गया डेंसिटी का, डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब एक चीज और मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता चाहता हूँ कि जो देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और आगे के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या रीजन होना चाहिए, क्या रीजन देना चाहिए आपको? अगर आपसे बोला जाए कि देखो ये तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ये समझ में आया है मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में जो है वो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या है बताओ? सर डी ऑर्बिटल। और कोई रीजन? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में ऐसे लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है लाइन ये। अब एनसीईआरटी जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, क्यों है? तो अगर आपसे कोई आपसे पूछ दे कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा होता है, आप देख लीजिएगा, इसका डेटा भी देखिएगा तो आपको समझ में सर आएगा। एक ये भी कह सकते हैं क्या सर कि जो नाइट्रोजन होता है वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट यस, करता है, वो जो वही होता है रीजन है। P4 फॉर्म में? यस यस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन और अदर में जो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा है, उसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके बीच में जो नाइट्रोजन डाइमर के फॉर्म में होता है और अदर जो होते हैं वो पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए ये पॉइंट भी, डिफरेंस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन एंड phosphorus, nitrogen and phosphorus is more because suppose the difference of melting point nitrogen and phosphorus is more because nitrogen exists in N2 form, but phosphorus exists in P4 form, phosphorus exists in P4 form, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है जबकि फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, इसलिए डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट इज मोर बिकॉज नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन N2 बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन P4 फॉर्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, आप चेक करिएगा जाकर तो आपको ये समझ में आएगा। पूछा लिखा हुआ है कि N2 और P4 में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन डाइमर के फॉर्म में होता है जबकि अदर जो होते हैं वो पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, और अगर वो पॉलीमर फॉर्म में है तो उनके लिए उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्योंकि N2 और P4 में डिफरेंस ज्यादा दिखता है और आगे जो दिखाई देता है डिफरेंस वो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, अगर मान लो एग्जाम में ऐसे आया कि N2 और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा है, रीजन क्या है? तो रीजन के लिए आप यही बोलिएगा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, ये N2 फॉर्म और P4 फॉर्म। एग्जैक्टली बात समझ में आया आपको? ये याद रखिएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बात करना ही पड़ता है क्योंकि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज में एंट्री ले रहे हैं तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के तो काम होगा नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा पहले तो ये देख लो। तो आप कहोगे सर -3 to +5 लाई करेगा, -3 to +5 यही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -3 +3 और +5 होता है। -3 +3 और +5 होता है, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ज्यादातर -3 +3 और +5 होता है। क्लियर है? -3 +3 +5। ओके, ये बात तो सबको पता होगा। अब ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये आपको क्या लगता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है,
तो -3 की स्टेबिलिटी भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अगर तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और उस पर नेगेटिव चार्ज डालोगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा है कि नहीं बताओ, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा है कि नहीं बताओ, जी सर, -3 जी। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाएगी, -3 वाला होगा, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया और वो मेटालिक नेचर बढ़ गया ड्यू टू, और इसको बोल सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन मेटालिक नेचर भी बोल सकते हो आप, और भी बोल सकते हो आप, और आप रीजन दे सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर इंक्रीज होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर। ये एक रीजन हो सकता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर। ओके, क्योंकि मेटल्स में नेगेटिव चार्ज बहुत कम स्टेबल होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, ये बात तो पहले से पता है। और इसमें +5 वाला भी घटेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, यहाँ पे Yes, ये भी पॉइंट हाँ। आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं आप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases from top to bottom, decreases from top to bottom due to inert pair effect, due to inert pair effect। ओके, ये भी बोल सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ये देखो, कार्बन जो +5 की स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे +3 ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं Bi+3 और Bi+5 की बात करूं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? Bi3+। Yes, Bi+3। Bi+3 is more stable। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें हो गई। इसमें कुछ बातें और है, जो नाइट्रोजन होता है उनमें और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। मैंने एक चीज पहले जब स्टार्टिंग में बातें करी थी तो मैंने बोला था कि अगर ग्रुप नंबर ऑड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑड होता है। मेनली मोस्ट कॉमन Yes, sir. है, ऑड ग्रुप नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड होगा और इवन ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट इवन होता है। देखो इसमें नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन थोड़ा अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसमें आपको +1 भी होगा, +2 भी होगा और +4 भी होगा विद ऑक्सीजन के साथ ना। नाइट्रोजन कैन शो +1, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ नाइट्रोजन। यस और नो बोलो, ये तो आपको पता Yes, है, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। नाइट्रोजन कैन शो +1, +2 and +4 oxidation state, +4 oxidation state in +4, +1, +2 and +4 oxidation state with oxygen लिखिएगा, with ऑक्सीजन के साथ +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे आप कंपाउंड देखे होंगे, N2O होता है, NO होता है, NO2 होता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो N2O, NO, NO2। ओके, N2O का मतलब +1 हो गया, NO का मतलब +2 हो गया और NO2 का मतलब +4 हो गया। ये तो जानते हैं आप। और फॉस्फोरस के भी ऐसे ही होगा, फॉस्फोरस कैन शो +1 and +4 oxidation state, +4 and +4 oxidation state in ऑक्सी एसिड में फॉस्फोरस जो होता है वो +1 और +4 शो करता है इन ऑक्सी एसिड। शायद आपने देखा ही होगा, एक H3PO2 वाला होता है। H3PO2 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1 है ना, क्लियर है?
बोलो। यस सर। और एक होता है, आप लिख सकते हो ऐसे, H4P2O4, H4P2O4, H4P2O4 जो होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, H4P2O नहीं, P2O6, सॉरी, P2O6, H4P2O6 होता है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा। ये ऑक्सी एसिड के केस में फॉस्फोरस +1 और +4 भी शो कर सकता है, इवन भी हो सकता है, बट वो सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए ही लागू होगा और किसी अदर के लिए नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन +1, +2 और +4 शो करता है किस किस फॉर्म में, N2O के फॉर्म में, NO के फॉर्म में और NO2 के फॉर्म में। और उसी तरह से फॉस्फोरस जो है +1 और +4 शो करता है H3PO2 के फॉर्म में और H4P2O6 के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि सब याद करना है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +4 भी शो कर सकता है, फॉस्फोरस +1 और +4 भी शो कर सकता है। ऐसे मोस्ट कॉमन क्या है, -3, +3 और +5, -3, +3 और +5 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही होता है। ठीक, समझ में आ गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट? सर हाँ बोलो। सर जो ये NO और N2O होता है सर, इसे NO और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NO और N2O जो इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल किस बेसिस पे कहा जाता है सर? N2O और NO को न्यूट्रल कहा जाता है और NO2 एसिडिक होता है। सर NO2 ये किस बेसिस पे कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर एसिड बेस से जो ठीक रिएक्ट नहीं करेगा वो न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाता है। तो N2O और NO एसिड और बेस से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। और NO2 बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो NO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसको आगे बनाओगे तो ये नाइट्रस एसिड बन जाएगा। वाटर से रिएक्शन करोगे ना, नहीं नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3 बनता है ना, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला देख लो, इतनी बातें देख लो, ये लिखवा भी देंगे हम अभी। N2 और NO जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और NO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ लिखना है तो यही लिख लो, बाद में फिर लिखवाएंगे, बाद में तो लिखवाएंगे फिर से। N2 एंड NO जो होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। N2 एंड NO जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और NO2 जो होता है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। NO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है, N2 और NO जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। ये आपको दिया हुआ है। बस एनोमलस बिहेवियर भी बात करना चाहो तो कर सकते हो। नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है, क्यों? नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, क्यों? नाइट्रोजन कैन शो एनोमलस बिहेवियर, लिख लो यहाँ पे, नाइट्रोजन कैन शो एनोमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन कैन शो एनोमलस बिहेवियर। क्यों एनोमलस बिहेवियर शो करता है? तो एनोमलस बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर से शो करता है ना। नाइट्रोजन कैन शो एनोमलस बिहेवियर बिकॉज ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सबके कारण ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। और अगली बात जो होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें, N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P, इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P, इसमें दोनों की बॉन्ड एनर्जी में किसका ज्यादा होगा? बताओगे आप, बताओगे? सर N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड नहीं, P सिंगल बॉन्ड P की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यस सर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि ये लोन पेयर जो है हाँ, और ये लोन पेयर बड़े साइज पे है, तो इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा। लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम है यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन जो है मिनिमम है। हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता ना तब अलग होता। लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है। अब आपका लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे
मैक्सिमम है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी पीपी का, सिंगल बॉन्ड में पीपी का ज्यादा होता है। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड में बात करते हैं आप, एन ट्रिपल बॉन्ड एन में, एन ट्रिपल बॉन्ड एन में इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन में ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होगा, लेकिन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड में फॉस्फोरस का ज्यादा होगा। अगर एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी की बात करोगे तो पी सिंगल बॉन्ड पी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। रीजन है उनके बीच में रिपल्शन, जो लोन पेयर रिपल्शन से वो कम होगा। P2 PP जो है वो साइज बड़ा है और लोन पेयर के रिपल्शन से मिनिमम होंगे, तो बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बहुत बार पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, इन दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिला होगा। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ये मिला होगा, केमिकल बॉन्डिंग में मिला, शायद मैंने डिस्कस भी करा था और वहां पे बताया भी था कि एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी में, इसमें जो लोन पेयर है पी और पी के बीच के लोन पेयर जो है वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, कम रिपेल करेंगे, जबकि नाइट्रोजन वाले लोन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात करोगे तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड में एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज मोर देन पी सिंगल बॉन्ड पी, और सिंगल बॉन्ड में पी सिंगल बॉन्ड पी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन यही होना चाहिए, लोन पेयर रिपल्शन वाला। लोन पेयर रिपल्शन इसका रीजन सटीक रीजन होगा। कभी कभी रीजन घुमा देगा, रीजन में आपको ये बोलेगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलने लगेगा, तो ये सब रीजन नहीं है। इसका रीजन, परफेक्ट रीजन क्या है? लोन पेयर के रिपल्शन साइज का ज्यादा होना, साइज ज्यादा है, लोन पेयर रिपल्शन फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में कम होगा। और अगर फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में लोन पेयर रिपल्शन कम है तो उसके बेसिस पे वहां पे उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है? ये बात जरूर याद रखिए। जी सर। इसके बेसिस पे ये वाला पॉइंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है, ठीक। अब आइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पे बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये सभी एनसीईआरटी में जस्ट ऐसे ही दिया हुआ भी है, वैसे ही बात भी कर रहे हैं हम आपसे। आप एक एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको लगेगा कि हमने पूरा लगभग पढ़ लिया है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, आपने पी ब्लॉक का पढ़ा है, बोरॉन फैमिली का और कार्बन फैमिली का, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब देखिएगा आज जाकर, अब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हमने सब पढ़ लिया है, लगभग एनसीईआरटी पूरी पढ़ाया जा रहा है आपको। तो एनसीईआरटी के बेसिस पर थोड़ी थोड़ी बातें और बताई जा रही है, जिसका रीजन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बस, और तो कोई मतलब नहीं है। जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, तो अगर मान लो ई है और इसका रिएक्शन H2 के साथ करोगे तो क्या बनाएंगे हम? EH3, क्या बनेगा वो? H3। सीधी सी बात है कि अगर E प्लस H2 लोगे तो वो फॉर्म क्या करेगा? EH3 का फॉर्मेशन करेगा। ये बात को क्लियर है, किसी को भी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अमोनिया, अब सिंपल PH3, SH3, SBH3, और साथ में क्या बनेगा? BiH3। ये बनेगा क्या? ये बनेगा ना, E प्लस H2 गिव EH3, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। थोड़ी सी बातें मुझे इस पे आपसे डिस्कस करना है। आप बताइए इन सब का, इन ज्योमेट्री क्या होगा, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी ना। ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ जो डिस्कस करना है, मुझे थोड़ी बातें डिस्कस करनी है। मुझे एक छोटा सा आंसर चाहिए आपसे। NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इनके बॉन्ड एंगल्स बताएंगे आप। बॉन्ड एंगल, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? ये मैंने क्लास के अंदर बता रखा है। बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने इसको बताया है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। तो कोई बताएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा सर NH3 का होगा, फिर PH3, फिर AS3, एक इस तरह बात होगा। बताइए, बॉन्ड PH3 का बॉन्ड एंगल लगभग कितना होता है? लगभग सर 109 डिग्री 28। सर 90। आसपास 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगोज रूल लगता है, ड्रैगोज रूल लगता है ना। यस सर, ट्राइगोसिबल आप केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे। तो PH3 का बॉन्ड एंगल नियरली 90 होता है। सबसे ज्यादा NH3 का बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद PH3, ये तो आपने सही बताया था, ऑर्डर सही है, ASH3, SBH3 और BiH3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है इनमें से किसका बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री है। तो नियरली 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल PH3
इन सब का लगभग नियरली 90 डिग्री है, इन सब का लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। इसका 91 डिग्री होता है, इसका 89 डिग्री के आसपास होता है, ये 88 डिग्री होता है और ये 87 डिग्री होता है, और ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। इसमें रूल्स लगते हैं, ड्रैगोज रूल, शायद आपको याद होगा, ड्रैगोज रूल लगता है, जिसके बेसिस पे जो बॉन्ड एंगल होता है pH3 को कम हो जाता है। ये नो हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल भी है, pH3 ASH3 SBH3 BiH3 नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगोज रूल में आप देखिएगा इनके हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होते, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखवाया हुआ है कॉपी में, आप चेक कर लीजिएगा। ड्रैगोज रूल नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोज रूल का मतलब होता है नो हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बोला था कि अगर सेंट्रल ड्रम थर्ड पीरियड का है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है और वो कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेनली हाइड्रोजन, तो उसमें ड्रैगोज रूल लगता है और एक कम से कम लोन पेयर होना चाहिए। ये लाइंस पॉइंट्स लिखे हुए हैं ड्रैगोज रूल के, आप चेक कर लीजिएगा। तो बॉन्ड एंगल NH3 ग्रेटर होगा pH3, और ये याद करिएगा कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन एक लोन पेयर के आने के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, लेकिन अदर्स के बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 90 के अप्रॉक्स होता है। क्यों 90 के अप्रॉक्स होता है? ड्रैगोज रूल लगता है, ड्रैगोज रूल लगता है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलिए, बोलो शैलेंद्र। जैसे NH3 है सर, तो हाँ। इसका जब हम लोग वो करते हैं तो जो स्ट्रक्चर निकालेंगे वो sp3 टेट्राहेड्रल आएगा सर। यस, sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। हाँ, तो और ये तो इसमें पिरामिडल लोन शेप, पेयर कहाँ है? पिरामिडल नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, नाइट्रोजन पे लोन पिरामिडल होता है, ये शेप में ये पिरामिडल होगा। जैसे ये NH3 जो होता है वो पिरामिडल होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है लेकिन पिरामिडल शेप होता है इसका, पिरामिडल पिरामिडल होता है, देख लो आप, चेक कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पिरामिडल होता है। पिरामिडल शेप ही लेना पड़ेगा आपको, NH3 का पिरामिडल शेप ही होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना, ये तो सिंपल सी बात है जिसके बेसिस पे आप बता भी सकते हो। अमोनिया पिरामिडल होता है, pH3 ASH3 SBH3 और BiH3 की कहानी अगर आप कहोगे तो इनमें जो होता है, इनमें आपका 90 डिग्री एंगल के आसपास होता है, तो ये हाइब्रिडेशन सो ही नहीं करते। जब हाइब्रिडेशन सो ही नहीं करेंगे तो फिर इनकी कहानी तो होगी नहीं, इनकी कहानी तो पिरामिडल में जाएगी नहीं। बोलो, ये बात तो आप जानते ठीक है होंगे। ये आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर सकते हो, आप ड्रैगोज रूल का चेक कर सकते हैं, आप बॉन्ड एंगल का ये रिजल्ट मिलेगा आपको, NH3 ज्यादा, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3। सर अगर हाँ सर अगर बाकी चारों में पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं पे करके नहीं करेंगे, आएंगे ना। नो हाइब्रिडेशन बोलना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि PH3 ASH3 SBH3 और BiH3 में क्या हाइब्रिडेशन, तो बोलिए नो हाइब्रिडेशन, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये वाला में किसका ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताइएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कोई बताएगा? सोचो थोड़ा सा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना बिटवीन हाइड्रोजन और मेटल्स जो भी है, उन्हीं के बीच की बॉन्ड एनर्जी की बात होगी ना। बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना वो जैसे नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है? सर वो दो चीज पे डिपेंड करता है ना, मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक पे। हाँ हाँ, तो अगर ना हाइड्रोजन रहेगा तो मोनोटॉमिक रहेगा तो घटेगा डाउन द ग्रुप, और पॉलीएटॉमिक लेंगे तो थर्मल बढ़ेगा। नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने जो बोला था पॉलीएटॉमिक तो है नहीं यहाँ पे, ये तो मोनोटॉमिक ही है हाँ, अगर आप देखो तो। और यहाँ पे आपको इस बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस 3p और 1s की ओवरलैपिंग है, 4p और 1s की ओवरलैपिंग है, 5p और 1s की ओवरलैपिंग और 6p और 1s की ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है बताओ? बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ ना। तो जो ओवरलैपिंग जिस ऑर्बिटल का हो रहा है,
अगर वो ऑर्बिटल इक्वल साइज वाला है तो अच्छी ओवरलैपिंग होगा ना, वो स्ट्रेंथ बॉन्ड सर, का जी। ज्यादा दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ NH3 वाले में होगा, थर्मल स्टेबिलिटी NH3 होगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये याद रखिएगा, ASH3, SbH3 और इसके बाद आता है BiH3। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि आपसे थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो आंसर ये होगा NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। याद रखिएगा EH बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, तो क्योंकि ये 2p और 1s ओवरलैपिंग है, 2p 1s, 3p 1s, 4p 1s, 5p 1s और 6p 1s। आप खुद समझदार हो 6p का साइज कितना बड़ा है और 1s का साइज कितना छोटा है। तो एक जी। 10 फीट का आदमी और एक 1 फीट का आदमी, दोनों की ओवरलैपिंग कितनी खराब होगी बताओ, वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। 10 फीट 1 फीट से मिल पाएगा क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 फीट 1 फीट तो ठीक है, 3 फीट 1 फीट भी ठीक चलेगा, लेकिन अब 7 फीट और 1 फीट काफी बेकार सी ओवरलैपिंग होगी, इसलिए BiH3 के बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होंगे। ओके, तो सेकंड में थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होगा। ओके, चलिए थर्ड में आइए। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई बताएगा मुझे? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई बताएगा मुझे? बॉइलिंग सर पॉइंट डाउन द ग्रुप घटेगी सर। डाउन द ग्रुप घटेगी, सही बात है, यस लेकिन सर। बॉइलिंग पॉइंट में कोई ऑर्डर इरेगुलर भी है। इरेगुलर का कारण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पे ऑर्डर इरेगुलर है। आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड सब में एक जैसा हो जाए तो मॉलिक्यूलर साइज देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास देख, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा अमोनिया का होना चाहिए, लेकिन अमोनिया का नहीं होकर बल्कि BiH3, SbH3 और उसके बाद अमोनिया आता है, और उसके बाद ASH3 और लास्ट में PH3 आता है। ये है ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, याद करना है आपको। देखो यहाँ पे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अमोनिया का होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है थोड़ा वीक होता है। यहाँ पे डोमिनेंट कौन कर जाता है? साइज, मॉलिक्यूलर साइज, ये डोमिनेंट कर जाता है, मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये याद करना होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेटल, ये जो हाइड्राइड्स बने हैं, जो रिएक्शन हुआ NH3, PH3, ASH3, SbH3 और PiH3, पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होता है। ऐसा कभी कभी लिखा रहता है, ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का नहीं होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको। सर एक बार रीजन BiH3 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो। ये मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट रहता है, इसमें मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट रहेगा ये। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में दिक्कत नहीं होता है, ऑक्सीजन फैमिली में जो होना चाहिए वही होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो ज्यादा हुआ ही, लेकिन ये 2 से कम हो जाएगा, बस इतना ही देखना है। देखो ASH3 और PH3 से तो अमोनिया ज्यादा हुआ ही ना, रीजन क्या है? हाँ हाँ हाइड्रोजन सर, बॉन्डिंग। कोई हाइड्रोजन आपसे बॉन्डिंग। बोलेगा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा होता है, तो रीजन क्या दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है किससे? BiH3 और SbH3 से। BiH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट हो जाता है, मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। सर AS और P में सर क्या डिफरेंस आया सर? एस और पी में तो पता ही है। देखो बॉइलिंग पॉइंट 2 बातों पर डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो साइज देखना चाहिए, साइज जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आर्सेनिक और फॉस्फोरस में आर्सेनिक वाले का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, फॉस्फोरस वाले का कम होगा, तो उस बेसिस पे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? आर्सेनिक वाला होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो थोड़ा वो अलग दिखता है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट बहुत तेजी में बढ़ता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूलर साइज देखना चाहिए। तब क्या देखना है? मॉलिक्यूलर साइज। देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर साइज के। मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज ये भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर साइज बोल सकते हो या फिर मोलर मास बोल सकते हो। ये बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा होता है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ज्यादा अमोनिया का बता दे, सबसे ज्यादा किसका बता दे? अमोनिया का।
लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होता, इतना याद रखिए, एक्सेप्शन करके याद रखिए, इंपॉर्टेंट लिख के याद रखिए, जैसे भी याद रखिए, याद जरूर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ना मान के चलो ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सिंपल है और पूछा बहुत जाता है एग्जाम में, और आपके मॉडल में भी पता गिवन है, उसमें BiH3 SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अमोनिया से। एक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो बच्चा यहाँ पे अगर इसको नहीं जानता रहेगा, सबसे ज्यादा अमोनिया का बताएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक्सेप्शन की तरह से आपको याद करना पड़ेगा, BiH3 देन SbH3 और अमोनिया उससे कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद हो जाएगा। ये कुछ बातें थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की, जिसमें थर्मल स्टेबिलिटी भी मैंने बात करा, बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने बात करा, बॉन्ड एंगल भी मैंने बात करा। तो इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। और अगर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी पूछेगा तो आपको पता हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। ओके, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो थर्मली स्टेबल है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है ना। तो फोर्थ पॉइंट में आप ये भी जोड़ सकते हो, बॉन्ड एनर्जी को भी जोड़ सकते हो, आप जोड़ना चाहें तो। सर हाँ, बॉन्ड एनर्जी, हाँ बोलो। सर जैसे एक कंपाउंड है H3 और एक है CO2, तो जैसे सर ये सर जैसे एक मतलब बता रहे हैं, जैसे H3 है, तो अगर ये H2 मान लीजिए है, हाँ ठीक है, H2 है, तो सर ये जैसे एक मतलब मोनोटॉमिक है, एक से ज्यादा आ गया, तो इसे हम लोग पॉलीटॉमिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे सर? नहीं पॉलीएटॉमिक तो कहेंगे, जरूर बात है। H2 रहेगा तो पॉलीएटॉमिक है ही वो, और CO2 रहेगा तो पॉलीएटॉमिक है ही, सही बात है। अच्छा, और तो सर फिर हमको तो थर्मल स्टेबिलिटी वाला वहां से सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। इसके पहले आपने जो एस ब्लॉक कॉन्सेप्ट का बताया ही था मोनोटॉमिक। वो सिर्फ एस ब्लॉक में लगेगा बस, और किसी में नहीं। वो P ब्लॉक के लिए अच्छा, नहीं लिखा हुआ है, वो S ब्लॉक के लिए थर्मल स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, वो S ब्लॉक में ही सिर्फ लगेगा और कहीं नहीं। ओके सर। थर्मल स्टेबिलिटी सिर्फ S ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है, मोनोटॉमिक एनायन वगैरह लिखा है। यहाँ पे उस तरह का हाँ एनायन हाँ नहीं मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है। वो आयनिक बॉन्ड की थर्मल स्टेबिलिटी, तभी तो लैटिस एनर्जी वगैरह लिखा हुआ है। वहां पे आप जी देखिए तो सर। लैटिस एनर्जी और पोलराइजिंग पावर लिखा हुआ है, वो सब थोड़ी आएगा इसमें। कोवलेंट करेक्टर में थोड़ी लैटिस एनर्जी आता है, कोवलेंट करेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में लैटिस एनर्जी नहीं आता, वो आयनिक बॉन्ड में आता है। वो आयनिक बॉन्ड का वो कंसेप्ट लिखा हुआ है, उसको तो आप अलग से ट्रीट करोगे ना, ऐसे थोड़ी, इससे थोड़ा ट्रीट ठीक करोगे। सर, ठीक। वो थर्मल स्टेबिलिटी जो भी बात करिएगा वो सिर्फ आप इस ब्लॉक के लिए बात करिएगा, और ये थर्मल स्टेबिलिटी इसी तरह से बात होगा यहाँ पे। ठीक है, जी सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, सेकेंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स आप रिएक्टिविटी लिखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, इसको देखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थोड़ा बोरिंग टॉपिक तो है ही, क्योंकि चीजें बहुत है और थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन हाँ चलिए थोड़ा पेशेंसली पढ़िएगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर एक बार आप रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तो अपने दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 1-2 आना ही है, ज्यादा तो आना नहीं है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है। एक बार पूरी NCERT 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रीड करिए, और उसके बाद फिर जब आप एग्जाम का समय आए तो कम से कम 2 बार और पढ़ लीजिए, बस एग्जाम दीजिए, और क्या टेंशन लेना है, पूरा सर नहीं है। SPDF मिला के टोटल कितना आता है सर? SPDF सब मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चन तक आता है, और कभी कभी तो वो क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से बन भी जाता है, और कुछ रिएक्शंस के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और वो आते हैं तो समझा जा सकता है, और मेडिकल में कैसे भी आसान क्वेश्चन आता है, तो उतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान मत होइए इस टॉपिक के साथ ज्यादा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। ज्यादातर रिएक्शन के बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, और बहुत टफ क्वेश्चन आगे NCERT पे ही आएगा। तो कॉपी आप पढ़ लीजिए, बस कॉपी पढ़ लीजिए, और एक बार NCERT रीड कर लीजिए, और 4-5 बार कॉपी पढ़ लीजिए, कॉपी पढ़ के चले जाइएगा बस, और ज्यादा मत करिएगा। एग्जाम के 2 दिन 2 बार, एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले तक आप P ब्लॉक जरूर पढ़िएगा। P ब्लॉक क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं रहता है, तो एग्जाम के 2 दिन पहले तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप बस एग्जाम दीजिए, और तो भूलने वाला टॉपिक नहीं है। और इसी में जैसे कुछ याद करने की बात अगर हम करते हैं, तो इसमें शॉर्ट नोट्स थोड़ा बना सकते हो, ऐसे तो ज्यादा नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, बहुत बड़ा नोट्स तो है नहीं,
तो चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें और पॉइंट हाईलाइट कर लें, जो आपको लगता है कि एक्सेप्शन है उसको अलग से लिख लें और उसको याद कर लें, एक्सेप्शंस याद कर लें बस, और ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस रीजन के साथ मैंने बताया है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, उसका तो और दूसरा उपाय नहीं है। चलिए फिर आइए यहाँ पे देखते हैं। E+O2 जो है E2O3 और E2O5 बनाएगा, दो तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये पता है, क्योंकि +3 और +5 दोनों के ऑक्साइड्स बनेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें जो अगर मैं 3 वाला बोलूँ, N2O3 बनेगा, E2O3 बनेगा, S2O3 बनेगा, SbO2O3 बनेगा और Bi2O3 बनेगा, है या नहीं बताओ, क्लियर है? तो ये वाला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये होगा N2O3, P2O3, S2O3, Sb2O3 और Bi2O3। एक तो ये बनेगा आपका, ये ऑक्साइड्स तो ये बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहाँ पे जो N2O3 और P2O3 जो होता है, N2O3 और P2O3 जो होता है, ये जो होता है ये एसिडिक होता है, शायद आपको पता होगा, ये एसिडिक होता है, और ये जो होता है एम्फोटेरिक होता है, हाँ सवा सांस ले, यस सर। टेरिक होता है, और ये वाला जो होता है बेसिक होता है। Bi2O3 बेसिक होता है, S2O3 Sb2O3 एम्फोटेरिक, और N2O3 और P2O3 एसिडिक होता है। और जो भी E2O5 जितने भी होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। E2O5 जितने भी हैं वो सभी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे ना। E2O5 जो भी होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, E2O5 एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसका एसिडिक हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यही बात है कि E2O5 जो भी होगा वो सब एसिडिक होगा, चाहे S2O5 हो चाहे Sb2O5 हो, ये सभी एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, इसको लिख लो थोड़ा सा एक बार, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट इसको लिख लो आप, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, फिर मैं अभी बात करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। अबे सिद्धार्थ, हाँ सो रहे हो क्या भाई? नहीं भाई, जाग रहा हूँ। थोड़ा हाँ हूँ बोल दिया करो। ठीक। यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, जानते हो? जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आती ना, तुम सर से तुरंत भैया पूछते वाली हो। न्यूज पढ़े? नहीं एक मिनट, जैसे सर जब बोल देते हैं कि ये तो आप लोग को आता ही होगा, अबे भाई फिर उसका मैं पूछ ही नहीं पाता जब सर बोल देते हैं कि ये तो आप लोग को आता ही होगा। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुमको जो चीज नहीं आता तुम तुरंत पूछते हो। ठीक है, टॉपिक क्या है किसी आज और की को न्यूज? कैसे नहीं। वो वाला न्यूज देखो, आज वाला जो आज CBSE वाले डाले हैं। यूट्यूब पे आया क्या? नहीं। हाँ अक्टूबर तक यूट्यूब पे ही है, बस CBSE वाले जो 12th का डिसाइड किया तब डिसाइड किए हैं, अक्टूबर तक। पेपर पेपर सितंबर में होगा, मिड सितंबर। नहीं, स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, भी पड़ा हुआ है। हाँ मैंने भी देखा था उसको। हाँ हाँ हेलो, यस जी सर। सर, जी सर। यस सर। चलो तो ये लिख लिया आप लोग, समझ में हाँ आ सर गया? लिख लिए सर। यस सर हो गया। एक चीज याद रखिए कि जो E2O5 वाला जो होगा ना, जो +5 ऑक्सीजन स्टेट वाला होगा वो पूरा एसिडिक वाला होगा। E2O5 ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर ना, चाहे N2O5 हो, P2 चाहे जो हो सर। कोई भी हो। हाँ, E2O5 ऑल ऑक्साइड्स वो होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। तो जो एम्फोटेरिक था वो भी एसिडिक हो जाएगा, जो एम्फोटेरिक था वो भी आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है क्या? जी समझ सर में आ रहा है? एकदम।
एकदम एकदम। ये N2 ये याद कर लेना, AS2 S3 और Sb2O3 एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे ही सीधे, ठीक है। ये जरूर याद करिएगा क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, पूछा जाएगा ना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे AS2O3 और Sb2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्लियर है। और E2O5 जो भी होगा वो सब क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन ना, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी की बात करें ना, देखो E प्लस X2 जोड़ दोगे, दो बनेंगे इसमें, EX3 और EX5, EX5 EX5 दो ही बनेगा ना। तो अगर E प्लस Yes, sir. X2 करोगे तो EX3 और EX5 बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है क्या, EX3 जी सर, एकदम। EX5। अब यहाँ पे जो EX5 वाला जो है, जितने भी ऑल पेंटाहेलाइड्स होते हैं सभी कोवलेंट होते हैं, ऑल पेंटाहेलाइड्स और जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर ना, ये तो पता होगा आपको, क्योंकि ये जो पी ब्लॉक नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल कोवलेंट ही बनाता है, ये बात आपको पता है। ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट, ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट, ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ओके। ऑल हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे EX5 जो है, EX5 की बात अगर करें तो, अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ 5 के साथ BiF5 खाली एग्जिस्ट करेगा, BiF5, क्योंकि आप जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट में Bi+3 ज्यादा स्टेबल है ना, तो ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट, ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट, केवल BiF5 ही एग्जिस्ट करेगा। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि क्योंकि एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, बिस्मथ के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाएगा, तो Bi5 विल एग्जिस्ट, ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट। बिस्मथ का केवल पेंटाइलाइड एक ही होगा, BiF5, BiCl5 नहीं होगा, BiBr5 नहीं होगा, BiBr5 नहीं होगा, BiI5 नहीं होगा, ये सभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और सबके पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बिस्मथ के BiCl5, BiBr5 और BiI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट, क्लियर है। इन बिस्मथ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इन बिस्मथ में सिर्फ BiF5 ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ का फ्लोरीन के साथ होगा और किसी अदर के साथ नहीं होगा, ये बात शायद आप जानते होंगे। ओनली BiF5 विल एग्जिस्ट इन बिस्मथ, बिस्मथ में केवल और केवल कौन एग्जिस्ट करेगा, BiF5, ये बात क्लियर है सबको। और अदर के तो सभी एग्जिस्ट करेंगे, अदर वाले तो सभी एग्जिस्ट कर जाएंगे, बोलो ये होगा नहीं होगा। यस सर। जी सर। थोड़ा सा मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या NX5 क्या NX5 का एग्जिस्टेंस होगा, NX5 का एग्जिस्टेंस होगा क्या, ये पहला पॉइंट लिख लो। नहीं एकदम होगा। सर, नहीं होगा। NX5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, NX5 विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों, रीजन क्या है, NX5 विल नॉट A small size of N. नहीं, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। NX5 नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं कर सकता ना, 5 बॉन्ड थोड़ी बना लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 ही होती है, 5 नहीं। NX5 विल नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड में ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। NX5 विल नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू ये बहुत बात पढ़ते भी थे आप लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, या इसके पहले कभी आप सुनते थे, ये आप सुनते थे, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ठीक है पढ़ लेना आप इसको, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो NX5 एग्जिस्ट नहीं करेगा ना,
NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। d ऑर्बिटल नहीं है तो NH5 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। NH5 विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो बहुत जगह पे लिखा रहता है कि NCl5 का एग्जिस्टेंस होगा क्या, तो आप बोलिएगा नहीं होगा, और पूछेगा क्यों नहीं होगा, तो आप बताइएगा उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए कभी भी NH5 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है इतनी बात सबको? ओके सर तो नाइट्रोजन मतलब जो होगा वो हमेशा NCl3 मतलब NH3 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा NH3 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। वो नाइट्रोजन ओनली और NH5 में नहीं करेगा। NH5 में नहीं करेगा, PCl5 करेगा, P वाला सब करेगा, आगे वाला सब करेगा। और बिस्मथ वाले में एक ही हैलाइड पेंटावेलेंट होगा, पेंटाहेलाइड होगा, फ्लोरीन वाला, अदर वाला नहीं होगा क्योंकि इनर्ट पर इफेक्ट लग जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि बिस्मथ में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बिस्मथ को +5 पे ले जाएगा। लेकिन अदर जो BiCl5 है, चाहे BiBr5 है, चाहे BiI5 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ा होगा। तो BiCl5, BiBr5 और BiI5 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि d ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता है, इसलिए NH5 नहीं होगा। उसके बाद एक छोटा सा चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड होता है, इन दोनों में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, पेंटाहेलाइड या ट्राईहेलाइड? पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? सर पेंटाहेलाइड वाला। यस, तो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड, क्योंकि पेंटाहेलाइड में +5 एनायन की साइज ज्यादा है। हाँ, और पेंटाहेलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है ना, तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाँ। होती है। तो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट, pentahalides are more covalent, pentahalides are more covalent, pentahalides are more covalent than trihalides. pentahalides ज्यादा कोवलेंट होता है ट्राईहेलाइड से, तो pentahalides are more covalent than trihalides। ये एक पॉइंट हो जाएगा। और एक पॉइंट और आपको देने जा रहा हूं मैं, जो NF3 होता है वो स्टेबल होता है। among all नाइट्रोजन हैलाइड्स NF3 इज मोस्ट स्टेबल, और अदर्स जो होते हैं हैलाइड्स अनस्टेबल होते हैं, और इसीलिए वो टूट भी जाते हैं जल्दी। अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, among all नाइट्रोजन हैलाइड्स, among all नाइट्रोजन हैलाइड्स NF3 is most stable. NF3 is most stable. NF3 is most stable and other is unstable. And other is unstable. Other क्या होता है? Unstable होता है। जाना बाहर, जाओ लेके जाओ। And other is unstable. And other is unstable. देखो NF3 जो है ना वो नहीं टूटता है, लेकिन और टूट जाते हैं। NCl3 वगैरह टूट जाएगा, NCl3 को हिट कर दोगे तो तुरंत टूट के N2 बना लेता है। NCl3 वगैरह टूट जाएगा, इसे NCl3 को हिट कर दोगे आप, NCl3 हिट करने से ये तुरंत N2 में बन जाता है, N2 + Cl2 बन जाता है। तो NF3 को हिट करने से नहीं टूटेगा। NF3 इज मोस्ट स्टेबल हैलाइड्स होता है, तो ये भी बात एक याद रख सकते हो कि NF3 को डायरेक्ट हिट करने से नहीं टूटेगा। NF3 डायरेक्ट हिट करने से नहीं टूटेगा, जबकि अदर इज अनस्टेबल, तो NCl3 टूट जाएगा, NBr3 टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? देखो एक रीजन भी है, सभी बच्चे समझदार हैं, आप समझदार हो। ये देखो 2p और 3p ओवरलैपिंग है, 2p 3p ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग जो है उनमें ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व हो रहा है उनमें साइज डिफरेंस ज्यादा है, उनमें ऑर्बिटल्स साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनेगी ना। तो NCl3 2p 3p ओवरलैपिंग हो रहा है बेटा, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। NCl3 को डायरेक्ट हिट कर दो। यहाँ तक पॉइंट देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में थोड़ी बातें कम लिखी गई है, जैसे आपको देखिएगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन देखिएगा तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन उसके बाद के कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे गए हैं। जैसे मैंने अभी लिखा वहाँ पे भी वो लिखा है BiF5 ओनली एग्जिस्ट, ये लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा उसमें BiF5 एग्जिस्ट लिखा है, उसका रीजन नहीं लिखा है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता ये सब नहीं लिखता है वहाँ पे। तो रीजन कम है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें लिखता जरूर है।
NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं होता। ये बार बार आप सुनते आ रहे हो कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कभी भी, क्योंकि नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड बना लेता है तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा और सेकंड पीरियड में ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पीरियड में ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन समझ में आ गया क्या? सर ये NF3 वाला नहीं आया सर, NF3 मोर स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल। मोस्ट स्टेबल का रीजन ये है कि नाइट्रोजन 2p वाला है और फ्लोरीन भी 2p वाला है। जब 2p ओवरलैप करेगा तो उसमें जो स्टेबिलिटी होती है ज्यादा होती है। जैसे आप ऑर्बिटल सेम वाला, जैसे 4 फीट के साथ मिले, 2 फीट के साथ मिले तो अच्छी लगता है, थोड़ा स्टेबिलिटी अच्छा ओवरलैपिंग जैसा लगता है। और एक का हाइट 3 फीट हो और एक का हाइट 2 फीट हो, थोड़ा कम स्टेबल जैसा लगता है। और एक का हाइट 2 फीट हो और एक का हाइट 4 फीट हो और कम लगता है। और एक का हाइट 2 फीट हो और एक का हाइट 5 फीट हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों के साइज डिफरेंस ज्यादा है? और साइज ऑर्बिटल साइज डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना खराब ओवरलैपिंग हो जाता है। अब खुद सोचिए, आप इक्वल साइज के ऑर्बिटल के साथ मिलते हैं, इक्वल साइज का ऑर्बिटल अगर मिलता है तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर अनइक्वल साइज जी के सर ऑर्बिटल जी। मिलते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। नाइट्रोजन और Cl, नाइट्रोजन 2p का है और Cl 3p का है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग खराब हो गया, 2p 4p और खराब हो गया, 2p 5p और खराब हो जाएगा। तो NCl3 NBr3 Ni3 इनको आप हिट कर दोगे टूट जाएगा। Ni3 को थोड़ा हिट करोगे टूट जाएगा। नाइट्रोजन आयोडाइड जो होता है उसको आप थोड़ा हिट करोगे टूट जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोराइड नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों 2p से मिलकर बने हैं और 2p की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। सोचने वाली बात है। तो NF3 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू NCl3 NBr3 Ni3। इनको तोड़ा जा सकता है। आप कभी भी देखिएगा बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। Ni3 बहुत एग्जिस्ट नहीं करता है, NBr3 एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उनमें डिकम्पोजिशन बहुत ही आसान है। डिकम्पोजिशन आसान है तो वो तुरंत N2 बना लेगा। Ni3 गिव N2। Ni3 थोड़ा भी रूम टेम्परेचर पे भी आएगा तो N2 में आपको दिखाई देगा, वो Ni3 के फॉर्म में नहीं दिखेगा। इसलिए Ni3 तोड़ा जा सकता है। ठीक है, बात समझ ठीक में? सर ठीक। ये वाला लाइन पूरी क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना होगा पहले पॉइंट पे। और ये NCERT रीड करना है यहाँ तक, तो पहले तो यहाँ तक रीड करिए। अब आता है डाइनाइट्रोजन। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डाइनाइट्रोजन, उसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और सर डाइफॉस्फोरस और ऐसे मतलब ऐसे आता है कि वो लोग खुद से अपने में एटम में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है और फास्फोरस का मतलब यस P4 ही होता है। और उसमें एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस होता है, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड फास्फोरस। तो ये सब P4 के फॉर्म में होते हैं। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। सर AS का ऐसा होता है, आर्सेनिक, बिस्मथ और ये सब का ऐसे वो लोग ज्वाइन करके बनाते हैं अपने आप ही? नहीं देखो, हम लोग दो ही पढ़ाएंगे मैक्सिमम। हम नाइट्रोजन पढ़ाएंगे आपको, नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ाएंगे, फास्फोरस पढ़ाएंगे और फास्फोरस के कंपाउंड पढ़ाएंगे, बस। इसके अलावा नहीं। आर्सेनिक, नहीं एंटीमनी, सर, मतलब आर्सेनिक इसका होता है कि नहीं होता है? क्या आर्सेनिक होता है? एलोट्रॉप। तो जैसे हाँ नहीं सर, मतलब जैसे अपने आप में ही सेम टाइप ऑफ एटम्स जुड़ के कंपाउंड बना ले, जैसे P4N2 ऐसे एक वाला ऐसे टाइप का। नहीं, फास्फोरस और नाइट्रोजन अपने में नहीं मिलेंगे। फास्फोरस और नाइट्रोजन कैसे अपने में मिलेंगे बताओ? फास्फोरस और नाइट्रोजन अपने में नहीं मिलते हैं कभी। फास्फोरस और नाइट्रोजन अपने में कैसे मिलेंगे? दोनों नॉन मेटल है और दोनों पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने में नहीं मिलेंगे। सर वैसे नहीं सर, मतलब जैसे N के साथ जुड़ के N2 बना लेता है, P के साथ ऐसे जुड़ के P4 बनाता है सर, वैसे AS के साथ जुड़ करके जैसे कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पॉलीमर बनाएगा, वो तो लिखा हुआ है पॉलीमर का नंबर n नंबर होता है। हमने लिखवाया तो कि पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। पॉलीमेरिक फॉर्म का कोई नंबर थोड़ी होता है। पॉलीमेरिक 50 से लेकर 200 500 कुछ भी हो सकता है, 50 से शुरू होता है। तो पॉलीमर फॉर्म हो ना, पॉलीमर का नंबर नहीं लिखा जाता है। पॉलीमर नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं कभी भी कि 4 है चाहे 5। जैसे 4 है तो P4 क्यों लिख दिया गया? क्योंकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, 4 तक जाएगा वो। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, तो वो सब नंबर फिक्स है, तो नंबर वाला तो लिख दिए। उसके बाद तो लिखी दिए पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है कोई नंबर ना हो। नंबर नहीं है, पॉलीमर है। नहीं, वो कितना लंबा जाएगा हमें नहीं पता, 50 जाएगा कि 200 जाएगा कि 300 जाएगा कि 100 जाएगा, कितना जाएगा उससे हमें क्या लेना देना है? वो तो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना हमारे लिए। ये पूछेगा कि आर्सेनिक में कितना नंबर होगा, AS4 होगा कि AS8 होगा कि AS10 होगा, ये पूछ ही नहीं सकता। आर्सेनिक पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? पॉलीमर का मीनिंग ये होता है कि वो नंबर्स बहुत ले सकता है, 100 भी ले सकता है, 200 भी ले सकता है, 500 भी ले सकता है, वो अपने नंबर पे है।
ठीक है, तो जो आप पूछ रहे थे तौफीक, शायद मुझे लगता है यही बात आप पूछ रहे हैं। यस सर। तो आर्सेनिक के लिए नंबर्स नहीं देखना है। आर्सेनिक हमने इसलिए पहले लाइन लिखी थी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पॉलीमर होते हैं, और नाइट्रोजन N2 होता है और फास्फोरस P4 होता है। ये पहली लाइन हमने लिखी थी, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा छूट रहा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल लिख लो आप, एक लास्ट लिख लो यहाँ पे 4th नंबर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, उसके बाद डाइनाइट्रोजन लिखेंगे ना। तो एक यहाँ पे छूट गया, अभी याद आ गया मुझे, तो बहुत चीजें कभी कभी याद नहीं आता तो फिर नहीं लिखवा पाता हूँ मैं, अभी याद आ गया तो लिखवा देता हूँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है? देखो मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अगर बात करें तो मेटल के मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एम हो गया मेटल, और इस पे आ गया ये ई पे क्या चार्ज होगा? 3-, और मान लो मेटल +1 वाला है, सपोज करो अल्कली मेटल्स लिया आपने, क्या लिया बेटा? अल्कली मेटल्स। तो ये कंबाइंड होकर क्या बना लेगा? अल्कली मेटल्स लिया, और ये वाला आपने E3- लिया, क्योंकि 3- होता है ना मेटल, अल्कली मेटल, और ये मिलके क्या बना लेगा? M3E, M3E नहीं। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का लोगे तो क्या होगा? M+2 और E-3, ये बन जाएगा M3E2। ये बात समझ में आता होगा? ये बात समझ में आता हो? जैसे मान लो नाइट्रोजन है, Na+ N3- है, ये क्या बनाएगा? Na-N3 नहीं, तो Na-N3 तो नहीं बनाते हैं ऐसे, ये बनता नहीं है। लिथियम लिख लो यहाँ पे, तो लिथियम लिख लो, लिथियम लिख लो, मान के लिथियम लिख लो, तो Li3N बन जाएगा ना। तो ये भी सब हो सकता था, सॉरी लिखने में ठीक है था, Li-N3 हो जाएगा, Li3N, सॉरी Li3N ना, Li3N, इसको लिख लो। और उसी तरह से मान लो यहाँ पे आप लिख लो बेरिलियम, लिख लो +, लिख लो, बेरिलियम +2 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Bn2 आ जाएगा। तो ये आप मतलब ये बात ये हुआ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल का मतलब ये हुआ कि अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ पे N3- ले लेना, उसको जोड़ देना, आयनिक बॉन्ड तो बनाना है। क्या बनाना है? आयनिक बॉन्ड ना। मेटल के साथ क्या बनता है? मेटल नॉन मेटल आयनिक ही तो बनाते हैं बेटा, मेटल नॉन मेटल क्या बनाते हैं? आयनिक ही तो बनाते हैं। यस सर। तो इस तरह से आप इसको कंबाइंड कर पाओगे? बोलो, कंबाइंड कर पाओगे? तो ये भी एक रिएक्शन हो सकता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। इसको कंबाइंड करना है बस, ज्यादा मेहनत नहीं है। M+1 है, E3- है, तो क्या बनेगा? M3E बनेगा, और M+2 और E-3 है, तो क्या बनेगा? M3E2 बनेगा। एग्जैक्टली क्लियर होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन हेडिंग दीजिए, डाइनाइट्रोजन हेडिंग दो, ठीक। इसमें लिखो प्रिपरेशन क्या होगा? प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन के लिए आप बहुत सारा लिख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डाइनाइट्रोजन का, मेरे साथ देखना है और सुनना भी है। पहला है आपको हीटिंग, हीटिंग ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4 ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट कर दोगे तो N2 गैस बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो क्या बनता है? ये बनता है N2 गैस, NH4 ट्वाइस Cr2O7, और इसको क्या करो? हीट करो, तो ये बनेगा, हीटिंग इफेक्ट है, N2 + Cr2O3 बनता है, और साथ में वाटर भी बनता है, साथ में वाटर। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन है, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हीटिंग इफेक्ट जरूर याद रखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ये अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करते हो, ये ऐसे आपका वहां पे भी आ जाएगा। आप जब आप टी ब्लॉक पढ़िएगा तो वहां पे भी हम ये वाला रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीटिंग इफेक्ट वाला। अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करते हो तो बनता क्या है? N2 गैस। पहला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। हीटिंग इफेक्ट जरूर याद रखना है।
जहां जहां पे हीटिंग डी ब्लॉक में भी खूब हीटिंग इफेक्ट आएगा, जहां जहां पे हीटिंग इफेक्ट आएगा उसको एक जगह आप कर लीजिएगा हीटिंग इफेक्ट को। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 गैस बनता है। सोडियम नाइट्राइट को हीट करते हो तो N2 गैस बनता है। क्या बनता है? अगर NaNO2 लेते हो, NaNO2 को हीट करोगे तो बनेगा क्या? N2 गैस बनेगा और प्लस आप सोडियम बना लो। NaNO2 को हीट करने से N2 गैस बनता है। क्या बनता है? N2 गैस बनता है। क्या बनेगा? N2 गैस। और उसके बाद Na2O बना दो, Na2O बना लो साथ में, यहाँ पे आप Na2O बना लो। N2 गैस मेन बनता है यहाँ पे, N2 गैस। जब आप सोडियम नाइट्राइट को हीट करते हो N2 गैस बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है ये। हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NaNO2 को हीट करोगे तो N2 बनता है, और अगर यही सोडियम नाइट्रेट ले लोगे ना तो NaNO3 हो जाएगा, और NaNO3 को हीट करोगे तो N2 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा N2O बन जाएगा। N2O, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, देखो N2O बन जाएगा और साथ में बनेगा Na2O, ये N2O बन जाता है। NO3 नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2, ये पूछा जाता है कि किसको हीट करोगे तो N2 बनेगा, तो नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O बनेगा और नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 बनेगा। तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन आता है जरूर याद रखिए, नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 बनेगा और नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O बनेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन उधर बढ़ा दो, N2 को N2O बना दो। ठीक है, ये नाइट्रेट है ना, क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट है। क्लियर है बात? सब ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात सभी को जी समझ सर। में आ रहा है क्या? सोडियम नाइट्रेट को जी हीट सर। करोगे तो N2O बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो N2 बनेगा, ये याद करने, ये याद ही से होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। आपको सपने में तो नहीं आएगा ना कि NH4 Cr2O7 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो बेसिकली इसको याद ही करना पड़ता है, और इसका कोई रीजन नहीं होता है, बिना याद किए इसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। तो डाइक्रोमेट हीट करोगे तो N2 बनेगा, और नाइट्राइट हीट करोगे तो N2 बनेगा। और तीसरा आता है, अगर हम कोई मेटल नाइट्राइट को हीट करते हैं तो भी ये मेटल नाइट्राइट, क्या बोलोगे? एजाइड बोलो, मेनली एजाइड बोलो, मेटल एजाइड को हीट करने से जो बनता है वो भी N2 गैस बनता है, और प्योरेस्ट फॉर्म भी होता है एजाइड को हीट करना। हीटिंग ऑफ एजाइड शायद आपने सुना होगा, हीटिंग ऑफ एजाइड सुना है? N3 माइनस। हाँ, हीटिंग ऑफ मेटल एजाइड को हीट करने से भी N2 गैस बनता है। और ये एडवांस में आया हुआ है कि जो एजाइड होता है उससे जो नाइट्रोजन बनता है वो प्योर फॉर्म में बनता है, प्योरेस्ट बनता है, प्योरेस्ट नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन गैस। अगर आप यहाँ पे NaN3 लेते हैं, ये सोडियम एजाइड है, इसको हीट करेंगे तो N2 गैस बनेगा, NaN3 को हीट करोगे तो N2 गैस प्लस सोडियम बन जाएगा। और ऐसे ही अगर बेरियम एजाइड को हीट करोगे तो BaN3 ट्वाइस होगा ये, और BaN3 ट्वाइस को हीट करोगे तो BaN3 ट्वाइस को हीट करने से ये बन जाएगा N2 प्लस बेरियम। और N2 का मतलब ये सब जो है ना वो प्योर फॉर्म होता है, प्योरेस्ट होता है, प्योर नाइट्रोजन मिलता है यहाँ पे, प्योर नाइट्रोजन मिलता है। इज द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ये एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ये ध्यान रखने वाला है बात है। आपसे पूछा जाए कि प्योर N2 गैस किससे ऑब्टेंड होता है, तो एजाइड को हीट करने से होता है। किससे होता है? एजाइड को हीट करने से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कॉपी से, ये सब क्वेश्चन आएगा सीधा। अगर आप एजाइड को हीट करोगे तो N2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? N2 गैस बनेगा, और वो प्योर नाइट्रोजन होगा, प्योरेस्ट फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करने से भी आप N2 गैस प्राप्त करते हो, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। फोर्थ हेडिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दो, और क्या कर दो? अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दो, तो भी आप पाते क्या हो? N2 गैस पाते हो। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने है, जो जरूर याद करिए, आप भी इसे जरूर याद करना चाहिए आपको। अमोनिया को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि अमोनिया मतलब अमोनिया NH3 है,
और उसको CuO के साथ ले जाते हो तो यहाँ पे -3 जो है वो +2 N2 बना लेगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा और साथ में H2O बन जाए, N2 + Cu + H2O। उसी तरह से NH3 को PbO के साथ लाते हो तो बन जाएगा N2 + Pb + वाटर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है अमोनिया का। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? क्योंकि ये -3 था, ये 0 हो गया, ये कॉपर +2 था, ये 0 हो गया। एक रिड्यूस हुआ, एक ऑक्सीडाइज हुआ। उसी से सर। अमोनिया के साथ, हाँ बोलो। सर इतना पूरा सर पढ़ा डाले, केवल एक चीज समझ में आ रहा है कि कौन रिलीज करे, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है सर इसको नहीं समझ में आया सर इसमें। एक भी नहीं समझ में आया? ये प्रोडक्ट समझना भी प्रोडक्ट नहीं याद, कैसे सर, मतलब आप बना दे रहे हैं सर, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ भी। देखो समझने के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं था। भी सुन लो, पहले हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात सुनो, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन मैंने बोला कि आपको डाइक्रोमेट की हीटिंग याद रखनी पड़ेगी। डाइक्रोमेट में नाइट्रोजन बनता है, N2 गैस बनता है, ठीक है? बोलो। यस सर। याद करना है, मैं ये बोल रहा हूँ बार बार। हीटिंग इफेक्ट का कोई रीजन नहीं होता है। हीटिंग इफेक्ट आपको पकड़ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं होता है हीटिंग इफेक्ट कि आप पकड़ लोगे। हीटिंग इफेक्ट को पकड़ने के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। आप याद करो, डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 बनता है। ये याद करो, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 बनता है। सोडियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो N2 बनता है। नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है। ये याद करना है आपको, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। इसमें और कोई रीजन नहीं देना है मुझे, आपको हीटिंग इफेक्ट याद करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट शब्द लिखा है। इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट होगा, जिसमें पूछेगा इनमें से किससे N2 गैस बनेगा, और ऑप्शन में रहेगा अमोनियम डाइक्रोमेट भी रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट भी रहेगा। नाइट्रेट से नहीं बनेगा, नाइट्राइट से बनेगा। किससे बनेगा? नाइट्राइट से। अमोनियम डाइक्रोमेट से N2 बनेगा, नाइट्राइट से N2 बनेगा, नाइट्रेट से N2O बनेगा, नाइट्रेट से N2O बनेगा। क्लियर है बात? बोलो। जी सर। वही तो मैंने बोला है, एजाइड को हीट करोगे तो N2 बनेगा। ये याद करना है। एजाइड हीटिंग इफेक्ट जितने भी हैं याद करने पड़ेंगे। अब आगे भी हीटिंग इफेक्ट लाएंगे आपके सामने, उन्हें याद करना। क्या आएगा नाइट्रोजन फैमिली में, आपको ये भी बता दूंगा एग्जाम में क्या आएगा, वो पूरी संभावना मैं आपको बता दूंगा कि रिएक्शन से यही आना चाहिए। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है, जब मैं आपको इसी में ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ाऊंगा। एक ब्राउन रिंग टेस्ट आएगा, हाँ। उसके अलावा एक आएगा आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आएगा एग्जाम में। मेरी पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 का ही क्वेश्चन आएगा। वो मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन आप तब भी इसको याद करिए, डाइक्रोमेट को हीट करिएगा तो N2 बनेगा, नाइट्राइट को हीट करिएगा तो N2 बनेगा, नाइट्रेट को हीट करिएगा तो N2O बनेगा। और अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं आप तो भी आपका N2 गैस बनेगा। जैसे अमोनिया मतलब NH3 होता है और NH3 -3 होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और CO क्या करेगा? CO अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और अमोनिया अपने आप को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो अमोनिया ऑक्सीडाइज करके कहाँ जाएगा बताओ? -3 से कहाँ जाएगा? 0 पे। -3 से कोई कहाँ जाएगा? 0 पे। तो N2 बन गया। और Cu+2 से कहाँ जाएगा? 0 पे। तो कॉपर बन गया। एक रिड्यूस हुआ, एक ऑक्सीडाइज हुआ। अमोनिया ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ। अमोनिया ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन -3 पे है तो वो जाएगा N2 पे, और कॉपर है +2 पे तो जाएगा कॉपर पे। और उसी तरह से NH3 + PbO, NH3 में नाइट्रोजन है -3 पे, वो जाएगा 0 पे, और Pb +2 पे है, जाएगा वो 0 पे। उसी तरह से ये NH3 + Ag2O कराया गया तो अमोनिया -3 पे है, जाएगा वो N2 पे। इस तरह से आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से भी आप नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ये जी सर। रिएक्शन याद करने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शन याद करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस आएंगे जहाँ पे लॉजिक होगा, मैं बताऊंगा आपको। लॉजिक में भी याद करना पड़ता है, लॉजिक के साथ भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया -3 से 0 पे जाएगा तो N2 बनेगा। Cu+2 से 0 पे जाएगा तो कॉपर बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो गया। किसी भी एजाइड को हीट करोगे तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन बनता है, प्योर नाइट्रोजन होता है। ये याद करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं आपके पास। याद करना पड़ा। और याद कैसे होगा? 4 बार लिखने से याद होगा। 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, बार बार हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के इंटरवल पे पढ़िए।
तब जाकर इसको कम से कम 100 बार पढ़िए, क्या हो जाएगा। 100 बार क्यों पढ़ना है यार, 10 बार पढ़ो बस, बहुत है। 10 बार से 20 बार पढ़ लो, बस रीड करो, बार बार रीड करिए, बार बार रीड करिए, दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। और क्या, कॉपी से बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए आप, कॉपी ही पढ़ के जाइए, इतने पे आप जाइए। अगर इससे बाहर आगे छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन बनाने के लिए होगा। अब आपके अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं बनेगा तो किसी और से भी नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, लगभग आपको पूरी एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। अब एनसीईआरटी से भी बहुत बाहर आ गया क्वेश्चन, बहुत बाहर आ गया, तो वो आपसे भी नहीं बनेगा और किसी और से भी नहीं बनेगा, तो टेंशन कहाँ है, कहीं ना टेंशन है, कट ऑफ तो उससे जाएगा ना। जब किसी से नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन गया, आपसे बन गया तो सबसे बन तो जाएगा। दिक्कत है। नहीं, आपसे बन गया तो अच्छी बात है ना, कि आपसे बन गया तो और लोगों से बन सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप सीधा सीधा समझिए कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, तभी याद होगा। याद करना पड़ता है, अल्टीमेटली याद करना है आपको। आप ये कभी मत ठीक सोचिएगा सर। कि आप अपने से प्रोडक्ट बना दोगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है जो अपने से आप प्रोडक्ट बनाए। एक बार देखा रहेगा जरूर बना दोगे, देखा होना चाहिए। बिना देखा हुआ आप सोच लो बना देंगे तो इतना आसान तो है नहीं कि बिना देखा हुआ बना दोगे। इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन बहुत इधर उधर पूछ दिया तो वो कोई नहीं बना पाएगा, वो आप ही नहीं सर बल्कि मैं सोच रहा था कि सर, मैं सोच रहा था अगर एक कोई पॉइंट मिल जाएगी जैसे इसका रिएक्शन आप करा के ये बना दे रहे हैं तो एक मन में बैठा लें तो कोई भी चीज आएगी तो ऐसे बना लेंगे सर, क्या कहते हैं नहीं, ऐसे तो वो तो है ही। हमेशा ज्यादातर देखो, मैं आपको एक बात, जब जब वो लास्ट ये क्लासेस करूंगा, मैं एंड ऑफ द क्लास होगा, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा। अगर आपके पास बहुत कोई सुविधाएं ना हो, तो जब एसिड और बेस होता है, एसिड और बेस होता है, दो चीजें मैं लिखवाऊंगा आपको कि जब एसिड और बेस होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, पहली काम एक हो जाएगा। हाँ और हाँ। अगर बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उससे आपको पकड़ हो जाएगा। बस इतना ही हम कह सकते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ठीक रिएक्शन, सर। अगर मान लो आपको जनरल कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप एक काम जरूर देख सकते हैं कि अगर कोई लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट पे तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और कोई हाईएस्ट हाँ ऑक्सीजन स्टेट पे तो अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन जैसा फील आना चाहिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है तो रिएक्शन सही है, तो ऐसा मान के चलोगे आप। लेकिन चीजें तब भी याद करनी पड़ेगी। लेकिन आप फंस जाओ, याद ना आए, तो एक काम आप कर सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको आप टिक कर सकते हैं। एक तरीका ही हो सकता है। ओके सर। तो ये हम ओके आपको सर। जरूर तरीके बताएंगे जिससे कि आपका लगभग 50% तक सही होता है। वो 50% रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करने वाला रिएक्शन होता है, और वो किस तरह से वो सीक्वेंस में फॉलो करता है, जिस सीक्वेंस में हम बताएंगे आपको, उसी सीक्वेंस में फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे -3 ज्यादातर जीरो में जाएगा, -3 जब ऑक्सीडाइज होगा तो जीरो में जाएगा, हाँ कहीं कहीं पे वो +1 में भी चला जाता है। तो इसके लिए तो याद करना पड़ेगा ना, फिर ये जी याद सर करना जी। पड़ेगा। जहाँ पे जनरल में 50% में यही होगा कि -3 जीरो में जाएगा, -3 जीरो में जाएगा। अगर आप फंस गए और आपको बनाना है तो -3 को जीरो में जो जा रहा होगा उसको आंसर टिक कर देना। ठीक है, लेकिन तब भी हीटिंग इफेक्ट याद करना ठीक। पड़ेगा। अब इसका कोई लॉजिक क्या बताएगा, बताओ। NaNO2 और NaNO3 का क्या लॉजिक होगा। NaNO2, क्योंकि NO2 में NO2 -+3 पे है तो जीरो पे जाएगा, +3 है तो हाँ रिड्यूस तो होगा ही होगा, रिड्यूस होगा तो जीरो पे जाएगा। अब ये NO3 में देखो +5 है तो N2O में चला गया। ये सोचेगा कैसे कोई, ये इतना सोच लेगा क्या कोई कि +5 जीरो पे ना जाके +1 पे जाएगा। और ये हमेशा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जी +5 सर। +1 पे जाता है, ये भी नहीं कर सकते आप। तो आप 50% रिएक्शन तो एकदम आप जरूर एज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, ओके सर। कुछ लिखवाएंगे लास्ट में, पॉइंट लिखवा देंगे जिससे कि आप थोड़ा एज्यूम कर सकते हो। जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। और जो भी रिएक्शन हाँ आएगा जैसे H3BO3 वाले में सर आपने बताया था ना, वो आपको याद, H3BO3 का जब हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो। हाँ B2O3 का हाइड्रोलिसिस, तो H3BO3 मैंने हाँ कहा B2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और H3BO3 में भी +3 है। तो यस सर। हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ये एक दो चीजें हम आपको बताएंगे जिससे कि आप पकड़ पाइएगा रिएक्शन को। ठीक है, और बहुत इधर उधर आ गया तो बस छोड़ना है और क्या सोचना है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्लास इसी के सर ये आगे। हाँ बोलो। सर सैटरडे तक कब तक खत्म होगा सर ये पूरा एफ ब्लॉक? ई ब्लॉक हाँ एफ ब्लॉक पूरा, डी और एफ पूरा। पूरा कैसे खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो नाइट्रोजन हाँ फैमिली हाँ का तब फिर भी अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है 5 क्लास तक लगेगा अभी। बस। 5 क्लास में ये पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा। हाँ 5 क्लास, 5 ओके या सर। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा मान लो डिस्कशन वगैरह में, 6-7 क्लास तक मान लो। एक हफ्ते मान एक लें हफ्ते सर। पूरा, हाँ 1 हफ्ते में पूरा खत्म कर देंगे, डी एंड एफ।
उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री ठीक का है। भी टॉपिक चलेगा आपका। फिजिकल केमिस्ट्री में हाँ। टॉपिक क्या बचा है? सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी के बाद चलेगा। और ओके सर, थैंक और तो कुछ नहीं बस बचा सर, है। और क्या बचा है? नहीं नहीं। मेटलर्जी के बाद चालू कर देंगे, मेटलर्जी पढ़ा देंगे, हाँ फिर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा जी देंगे, सर। और फिर हम हाँ, आपको केमिकल आयनिक पढ़ाना है सर, हमको लोग को नहीं पढ़ाए हैं सर। अच्छा जब पढ़े केमिकल आयनिक सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, देखेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए ओके सर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक थैंक यू सर।